तो कोई प्यारे बच्चों उम्मीद करते हैं कि आप सारे खैरियत से ही होंगे। आज जो टॉपिक हमने डिस्कस करना है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और ये जो टॉपिक है दैट इज कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे, याद रखें। अच्छा, सो बिस्मिल्लाह करते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ आते हैं। देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 की क्या स्टेटमेंट है और आपको क्या कहा जा रहा है। देखिए, कहा जा रहा है इफ यू आर राइडिंग ऑन अ ट्रेन दैट स्पीड्स अप another train moving in the same direction on the adjacent track, it appears that the other train is moving backward. Why? क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन में कह रहे हैं कि आप ये अंडरस्टैंड करें कि दो ट्रेन्स हैं, दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं विद सेम स्पीड। अब अगर एक ट्रेन थोड़ा सा फास्ट जाएगा और उस ट्रेन में जो बंदा बैठा हुआ है वो खिड़की से सर निकाल के पीछे वाले ट्रेन को देखेगा तो ऐसा लगेगा कि ये जो पीछे वाली ट्रेन है और भी पीछे जा रही है। आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं क्या कह रहे हैं? दो ट्रेन थे, दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे थे सेम स्पीड के साथ। अब उनमें से एक ट्रेन थोड़ा सा फास्ट जा रहा है। अब जरा गौर से देखिए, जो ट्रेन थोड़ा सा फास्ट जा रहा है, अगर उस ट्रेन से पैसेंजर अपना सर निकाल के देखे पीछे वाले ट्रेन को तो उस बंदे को ऐसा लगेगा कि ये जो पीछे वाला ट्रेन है और भी पीछे जा रहा है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट आपको समझ आ गई। अब इसका आंसर है, देखिए जब भी आपके पास दो बॉडीज होती है ना और सेम फ्रेम में हो, पहले तो आप जो चीज अंडरस्टैंड करोगे इसके लिए दैट इज फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ये चीज अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। देखें फॉर एग्जांपल क्रिकेट मैच हो रहा है या फुटबॉल मैच हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, जो ग्राउंड की बाउंड्रीज होती हैं दिस इज कॉल्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्या कहते हैं इसको? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब हम लोग इस रूम में बैठे हुए हैं, ये हमारे लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। समझ आ रही है? पूरी यूनिवर्स हमारे लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। समझ आ रही है? वो जगह जहां पर आप कोई एक्टिविटी परफॉर्म करते हो वो आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। मुझे यहाँ से मोटरवे तक जाना है, फॉर एग्जांपल मुझे लाहौर जाना है, तो मोटरवे इज माय फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जीटी रोड मेरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस नहीं है। समझ रहे हैं आप? अब फ्रेम ऑफ रेफरेंस को आपके पास मैं कहता हूँ कि ये हमारे पास एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है और दो ट्रेन्स इसके अंदर जा रहे हैं। For example, this is train number 1 and this is train number 2. Train 1 और train 2. बेटा दोनों ट्रेन्स आपके पास मूव कर रहे हैं, चलें सेम डायरेक्शन में और सेम स्पीड के साथ। ठीक हो गया यहाँ? मसला नहीं। दोनों ट्रेन सेम डायरेक्शन में और सेम स्पीड के साथ मूव कर रहे हैं। चलिए अब क्या होता है, याद रखें अगर इस फ्रेम के अंदर दोनों ट्रेन सेम डायरेक्शन में सेम स्पीड के साथ जा रहे होंगे तो ये दोनों एक दूसरे के अकॉर्डिंगली रेस्ट में होंगे। रेस्ट इन रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। सही हो गया? ये दोनों ट्रेन सेम स्पीड के साथ सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, ये दोनों ट्रेन एक दूसरे के अकॉर्डिंगली तो रेस्ट में है क्योंकि स्पीड दोनों की सेम है, डायरेक्शन दोनों का सेम है। समझ रहे हैं ना? अब चलिए ये ट्रेन नंबर 2 जरा फास्ट हो जाता है। क्या हो जाता है? ये थोड़ा सा फास्टली अब मूव कर रहा है। अब ये क्या कर रहा है? फास्टली मूविंग। फास्टली मूविंग, ठीक है। ट्रेन नंबर 2 जरा सा फास्ट जा रहा है और इस ट्रेन से अगर कोई बंदा यहाँ पर बैठा हो और वो इस ट्रेन को देखेगा तो उसको क्या लगेगा कि ये ट्रेन कहाँ जा रहा है? पीछे की तरफ जा रहा है। क्यों? क्योंकि जैसे ही ये ट्रेन नंबर 2 फास्ट जाएगा तो ये ट्रेन तो इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से निकल जाएगा। समझ रहे हैं? जब तक ये दोनों सेम स्पीड के साथ सेम डायरेक्शन में जा रहे थे, दोनों ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर रेस्ट में, लेकिन जैसे ही ये ट्रेन
थोड़ा सा फास्ट मूव करेगा तो ये ट्रेन इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में कौन सा ट्रेन होगा, ट्रेन नंबर 1। और अगर इसके अंदर जो बंदा बैठा है वो पीछे की तरफ देखेगा तो उसको लगेगा कि ये ट्रेन जो है वो पीछे की तरफ जा रहा है, हालांकि ये पीछे की तरफ नहीं जा रहा होता, ये अपने ही फ्रेम में होता है। होता ये है कि ट्रेन 2 जो है वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस से निकल चुका होता है, इसलिए उसको लगता है कि ये ट्रेन नंबर 2 पीछे जा रहा है, हालांकि पीछे नहीं जा रहा। रीजन ये होती है कि ट्रेन नंबर 2 ने अपना फ्रेम ऑफ रेफरेंस छोड़ दिया, इसलिए उसको लगता है कि ट्रेन 1 जो है वो पीछे की तरफ जा रहा है, हालांकि पीछे की तरफ नहीं जा रहा। कोई मसला तो नहीं और ठीक है। ये तो क्वेश्चन नंबर 1। फिर कहते हैं कि कैन द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी रिवर्स द डायरेक्शन व्हेन एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, इफ यू थिंक सो गिव एन एग्जांपल। और क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहे हैं कि आप ये बताइए कि किसी भी बॉडी की जो वेलोसिटी का डायरेक्शन है वो ऑपोजिट हो सकता है अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो। अगर किसी बॉडी का एक्सेलरेशन मैंने कांस्टेंट रखा हो तो क्या उस बॉडी की जो वेलोसिटी है वो रिवर्स हो सकती है कि नहीं? और बिल्कुल हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 2, कंसीडर करें कि आपके हाथ में एक बॉल है। पहले क्वेश्चन को समझें। क्वेश्चन के दावे आयदा मुमकिन दे कि वो बॉडी एक्सेलरेशन में कांस्टेंट साथी हुई, इस बॉडी की डायरेक्शन में या इसकी वेलोसिटी में चेंज आ सकता है, रिवर्स हो सकती है कि नहीं? क्वेश्चन ये है आपसे, क्या किसी भी बॉडी के ऊपर अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो आया द वेलोसिटी डायरेक्शन रिवर्स की रेशियो क्वेश्चन दा है। उसको कंसीडर a ball thrown vertically upward, बेटा आप ये कंसीडर करें कि आपके हाथ में एक बॉल है और आपने उस बॉल को ऊपर की तरफ थ्रो किया। बेटा और से देखिएगा, ठीक है? दिस इज अ बॉल। आपने क्या किया, आपने बॉल को ऊपर की तरफ थ्रो कर दिया। बेटा मुझे ये बताइए कि जब आप बॉल को ऊपर की तरफ थ्रो कर रहे थे तो वेलोसिटी का क्या डायरेक्शन था, अपवर्ड था। मुझे ये बताइए कि इस बॉल की उस टाइम एक्सेलरेशन 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर थी। बेटा अगर यही बॉल यहां पर पहुंच जाता है, किसी खास हाइट पे पहुंच जाता है, उसके बाद वो बॉल क्या करता है, नीचे की तरफ आता है, नीचे की तरफ आता है ना। वो बॉल जो है, चले मैं कह रहा हूं कि अब कौन से डायरेक्शन में आ रहा है, नीचे की डायरेक्शन में आ रहा है। मुझे ये बताइए कि जब बॉल नीचे की डायरेक्शन में आ रहा था तो उसकी वेलोसिटी क्या थी, डाउनवर्ड हो गई कि नहीं, हो गई कि नहीं, वेलोसिटी डाउनवर्ड हो गई कि नहीं। और मुझे अब बताइए कि इसके ऊपर एक्सेलरेशन क्या है, वही 9.8 है कि नहीं। आप सोच रहे होंगे सर ने तो दो बातें की थी कि बॉडी को अपवर्ड थ्रो करें तो जी नेगेटिव होता है, बॉडी को नीचे आ रहा हो बॉडी तो जी पॉजिटिव होता है। बिल्कुल मैंने सही कहा था, बिल्कुल आप चाहें तो लगा दें। क्या एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड चेंज हुआ, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन चेंज हुआ? नहीं। उसी बॉल पे दोनों केसेस में मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन तो सेम था, हाँ कि नहीं? मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन दोनों केस में सेम था, लेकिन इस केस में वेलोसिटी फॉरवर्ड थी, सॉरी अपवर्ड थी, और इसमें वेलोसिटी डाउनवर्ड है। तो क्या ये मुमकिन नहीं है कि यस a body can have constant magnitude and its velocity may be reversed as we discussed in this ball thrown upward example. When the ball was moving up, the velocity was upward and the acceleration magnitude was 9.8 meter per second square. But when the same ball is moving downward, velocity is also downward. But the acceleration remains unchanged, means that remains constant. मतलब ये है कि बॉडी के ऊपर एक्सेलरेशन तो आपने कांस्टेंट रखा था, लेकिन वेलोसिटी क्या हुई, अजी उसकी डायरेक्शन में रिवर्स आ गया। अजी समझ रहे हैं ना? चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा जा रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहे हैं कि when you stand still on the ground, how large force does the ground exert on you? Why does this force make you rise into the air? बड़ा मजे का क्वेश्चन है, जरा गौर से देखिए। कहते हैं कि थासुपस्म कविलाड़ी है, सही शुशी? क्वेश्चन में ये है कि आप जमीन के ऊपर कितना फोर्स एक्सर्ट करते हैं? आप जमीन के ऊपर कितना फोर्स एक्सर्ट करते हैं? मुझे ये बताएं, मैं जमीन के ऊपर खड़ा हूं, राइट? अब मैं नीचे की तरफ क्या कर रहा हूं? फोर्स एक्सर्ट कर रहा हूं। जितना मेरा वेट होगा उतना ही फोर्स मैं एक्सर्ट करूंगा। क्या मैं अपने वेट से ज्यादा फोर्स एक्सर्ट कर सकता हूं? नहीं कर सकता। मैंने जो एक्शन कर लिया, आपका क्या है? अर्थ रिएक्शन नहीं करेगा मुझसे, करेगा कि नहीं करेगा? मैंने डाउनवर्ड फोर्स लगाया, अर्थ ने कौन से डायरेक्शन में फोर्स लगाया? अपवर्ड। अब मुझे ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि आपका जितना वेट है आपने तो डाउनवर्ड फोर्स लगा दिया, अर्थ ने आप पे अपवर्ड फोर्स लगा दिया। हाँ जी, तो चाहिए तो ये कि अर्थ ने आपके ऊपर इस तरह डाउनवर्ड फोर्स लगाया है, चाहिए तो ये कि इस तरह बॉडी ऊपर की तरफ चली जाए। यो बॉडी दे यो फोर्स बरना लांदे लेगी यो लांदे ना बरे लेगी यो पकार खुदा ने छे लांदे ना बरा फोर्स लेगी पकार दे बॉडी हवा क्या लूजी खुदा ने स्टेबल गई बिकॉज़ ऑफ न्यूटन थर्ड लॉ। आप जितना एक्शन करते उतना ही रिएक्शन होता है। जरूरी नहीं है कि आपने एक्शन जितना कर लिया वो रिएक्शन जो है उससे ज्यादा हो जाएगा, ऐसा कभी भी नहीं होगा। ठीक है, तो आप अर्थ के ऊपर जितना फोर्स लगाते हैं उतना ही फोर्स अर्थ भी आपके ऊपर लगाता है, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन। बोथ आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड लेकिन ऑपोजिट इन डायरेक्शन। दैट इज व्हाई यू डोंट फ्लाई इन द एयर। ठीक है, और इंसान जो है वो राइज अप नहीं होता क्योंकि दोनों फोर्सेस इक्वल इन मैग्नीट्यूड होते हैं लेकिन ऑपोजिट इन डायरेक्शन होते हैं। सही जी, आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ठीक है, मैं इसका स्लोव हो जाता हूं सही, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। क्विज या तो आप कहीं से भी कर सकते हो, कहीं से भी आता है कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करना, उसको पिक कर लेना। अगर तो उर्दू की भी कहो की भी फारसी की या इंग्लिश की, जान पे वेवल ज्यादा जरूरी है। याद करना हर जगह से आप कर सकते हैं, इतनी चीजें अवेलेबल हैं मार्केट में, आप कर सकते हैं कहीं से भी। समझना इज मोर इम्पोर्टेंट। ठीक है, आजकल ई मार्किंग है, आजकल वो ट्रेडिशनल ज़माना चला गया जहाँ आप 10-10 पेजेस लिखते हैं और जो दिल में आए लिखते हैं। अब नहीं, अब जो पूछा गया है वही आप लिखेंगे, इधर उधर की बात उसमें नहीं होगी। ठीक है, कहते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 है, a man standing on the top of a tower throws a ball vertically up with a velocity. He also throws another ball vertically down with the same speed, neglecting the air resistance which ball will hit the ground with higher speed. देखिए बेटा क्वेश्चन की स्टेटमेंट को समझिए, बहुत इजी स्टेटमेंट है। बेटा मैं कहता हूं कि दिस इज अ हिल। ये क्या है मुझे? एक पहाड़ या हिल। यहां पर एक बंदा स्टैंडिंग पोजीशन में है। ठीक हो गया, क्वेश्चन ध्यान दिया। इसके हाथ में 2 बॉल्स हैं, एक ये है और एक ये बॉल है। 2 balls in the hand। इसने क्या किया? एक बॉल को इसने अपवर्ड थ्रो किया, एक बॉल को उसने किसी वेलोसिटी के साथ, किसी भी वेलोसिटी के साथ ऊपर की तरफ थ्रो कर दिया, और दूसरे बॉल को उसने किसी भी वेलोसिटी के साथ डाउनवर्ड थ्रो कर दिया। क्या कर दिया? डाउनवर्ड थ्रो कर दिया। क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं? आपको एक कंडीशन उन्होंने दे दी है, कह रहे हैं कि निग्लेक्ट कर लीजिए एयर रेजिस्टेंस को। निग्लेक्टिंग एयर रेजिस्टेंस, एयर रेजिस्टेंस को आप क्या कर ले? निग्लेक्ट कर। सही हो गया बेटा। हमने पढ़ा था एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की, क्या आपने डेफिनेशन पढ़ी थी? आपने पढ़ा था, या मोशन ड्यू टू ग्रेविटी भी मैंने समझाया था। उसमें आपने कहा था ऑल द बॉडीज heavy or light fall with the same acceleration towards the ground called acceleration due to gravity, and the motion of such bodies is called motion due to gravity। उसको हम क्या कहते हैं? motion due to gravity। सही कह रहा हूँ ना। अब ये जो स्टेटमेंट मैंने अभी पढ़ी, ये क्यों वैलिड है और कब वैलिड है? जब आपने बॉडी के एयर रेजिस्टेंस को क्या रखा हो? नेग्लेक्टेड रखा।
अगर आपने बॉडी का एयर रेजिस्टेंस नेग्लेक्टेड नहीं रखा तो ये चीज वैलिड नहीं होगी, समझ रहे हैं ना। अब क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि which ball will hit the ground with greater velocity, कौन सा बॉल, which ball will hit the ground कौन सा बॉल ग्राउंड को ग्रेटर वेलोसिटी से हिट करेगा। याद रखें दोनों बॉल सेम वेलोसिटी की तरफ ग्राउंड में आएंगे, दोनों बॉल, क्योंकि आपने एयर रेजिस्टेंस को क्या रखा है, नेग्लेक्टेड रखा है। बोथ बॉल विल हिट द ग्राउंड विद द सेम वेलोसिटी लेकिन विद डिफरेंट टाइम डिफरेंट होगा। जो बॉल नीचे थ्रो किया है वो जल्दी आएगा, जो बॉल ऊपर की तरफ थ्रो किया है वो लेट आएगा, लेकिन आएंगे दोनों एक ही वेलोसिटी से। वाले एयर रेजिस्टेंस इज नेग्लेक्टेड, क्यों एयर रेजिस्टेंस समझ आ रही है। ऑल द बॉडीज हेवियर राइट फॉल विद द अर्थ टुवर्ड्स द सेम वेलोसिटी, ठीक है, कार्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और ये कब वैलिड होता है, तब जब आपने एयर रेजिस्टेंस को क्या रखा होता है, नेग्लेक्टेड रखा होता है, समझ रहे हैं आप। अच्छा, हेंस both balls will hit the ground with same velocity but different time, लेकिन टाइम क्या होगा, वो डिफरेंट, टाइम क्या होगा, डिफरेंट। वो बॉल जो कि ऊपर की तरफ थ्रो किया गया था will come late towards the ground, और वो बॉल जो नीचे की तरफ थ्रो किया गया था will reach early to the ground। समझ आ रही है, velocities of both the ball will be same, दोनों बॉडीज की वेलोसिटी, बॉल की वेलोसिटीज क्या होगी, वो सेम, वो नहीं चेंज, समझ रहे हैं आप। अच्छा हाँ जी, गौर से देखिए, हाँ जी सही है। अच्छा फिर कहते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5, द क्रिकेट कोच एक्सप्लेन्स द फॉलो थ्रू द shot will make the ball travel greater distance, explain the reasoning in terms of impulse momentum theorem। और से बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरा इसको समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की मैं बात कर रहा हूं। कहते हैं कि जब क्रिकेटर कोई 6 लगाता है तो कोच उसको कहता है कि जब आप कोई 6 लगाया करें तो बॉल को, मतलब बैट आप इस तरह घुमाते हैं और 6 लग जाता है, ऐसे ही होता है ना। जैसे ही आप 6 लगाते हैं तो बॉल को इस तरह मुकम्मल इस तरह घुमा दिया करें, बैट को साथ लेकर जाया करें पीछे तक। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कोच क्रिकेटर को नसीहत करता है कि जब भी आपने कोई 6 लगाना हो तो फॉलो थ्रू द बैट करें, आप फॉलो थ्रू द बॉल करें। मतलब छक्का लगाने के बाद ऐसा नहीं है कि छक्का लगाया और बस इधर बैट रोक दे, इस तरह कर ले बैट रोक दे, नहीं, जब छक्का लगाते हो तो बैट पूरा इस तरह घुमाया करें इस तरीके से। क्यों, रीजन क्या है, आपने आंसर देना है लेकिन इंपल्स मोमेंटम थ्योरम के बिहाफ पे देना है। बेटा मुझे बताइए कि इंपल्स में आपने ये पढ़ा था कि इंपल्स बेसिकली चेंज इन मोमेंटम होता है। इंपल्स का फॉर्मूला भी आपको याद होगा, यही था ना। अब जरा और से देखें, मुझे ये बताइए कि अगर मैं बैट को इस तरह हिट करता हूं और बॉल आ जाता है, बैट के साथ टच हो जाता है, मैं इधर लाके रोक देता हूं, बस वो बैट पीछे कर लेता, तो क्या ख्याल है, बॉल इधर गिरेगा कि दूर गिरेगा, नजदीक गिरेगा। क्यों, टाइम ऑफ कांटेक्ट विद द बॉल क्या होगा, कम होगा, बॉल थोड़े टाइम के लिए आपके बैट के साथ टच होगा, टाइम ऑफ कांटेक्ट क्या होगा, स्मॉल होगा। ठीक है, मुझे ये बताइए कि क्या मैं इसको ऐसे लिखूं, ये इंपल्स की डेफिनेशन है ना, क्या मैं इसको ऐसे लिखूं,
लिख सकता हूँ, या मैं ऐसे लिखूँ, लिख सकता हूँ। बेटा मुझे ये बताइए कि फोर्स का और टाइम का आपस में क्या रिलेशन है? क्या रिलेशन है? इनवर्स रिलेशन है। अकॉर्डिंग टू इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम, इसको इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम कहा जाता है। एक ही बात है, सही हो गया। अब और से देखिए बेटा, जब मैं बैट लेकर आता हूँ और बॉल इसके साथ टच हो जाता है और मैं बैट यहाँ रोक देता हूँ, इस तरह वो नाम नहीं लेना चाहता, वीडियो चल रही है, तारीफ हो जाएगी, ठीक है, तो बंदे का नाम नहीं लेना चाहता। बैट के साथ टच हो जाता है, एक क्रिकेटर है वो इस तरह के शॉट लगाता होता है, ठीक है, इस तरह से शाहिद खान अफरीदी भी इस तरह के शॉट लगाते हैं हमारा पाकिस्तान में। अच्छा, सो ये बैट के साथ जैसे ही बॉल टच हो जाता है तो वो अगर उसको रोक ले और बैट पीछे कर ले तो क्या है, बॉल तो इधर नजदीक ही गिर जाएगा। क्यों? टाइम ऑफ कांटेक्ट विद द बैट क्या है? कम। जब टाइम ऑफ कांटेक्ट कम होगा तो फोर्स क्या लगेगा? कम होगा। जब टाइम ऑफ कांटेक्ट कम होगा तो फोर्स क्या लगेगा? ज्यादा लगेगा। मतलब फोर्स ज्यादा लगेगा और बॉडी ज्यादा दूर तक नहीं जाएगी, नजदीक ही रुक जाएगी। उस पे बहुत ज्यादा फोर्स कम टाइम के लिए लगा, बहुत ज्यादा फोर्स कम टाइम के लिए लगा, तो यहाँ पर बॉल गिर जाएगा, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक मेरे पास ब्लॉक है, मैं उसको एक किक लगा, बहुत स्ट्रांगली किक लगा, मैंने लार्ज फोर्स लगाया लेकिन कम टाइम के लिए लगाया, तो हो सकता है वो यहाँ तक चला जाए। लेकिन अगर मैं कंटिन्यूसली उसको धक्का देता रहूंगा, कम फोर्स लगा रहा, फोर्स कम है लेकिन टाइम ज्यादा है, तो ज्यादा दूर तक मैं उसको लेकर जा सकता हूँ, धक्का देकर मैं उसको ज्यादा दूर तक ले जा सकता हूँ। लेकिन वन टाइम किक से मेरा नहीं ख्याल कि मैं उसको 4 फुट के फासले तक भी ले जा सकता हूँ, समझ आए? तो उस पर फोर्स कम लगेगा और वो नजदीक ही गिर जाएगा। लेकिन जब आप फॉलो थ्रू करेंगे, इस तरह बैट को मुकम्मल घुमाएंगे, समझ आ रही है? जब आपने मुकम्मल घुमाया तो आपने टाइम क्या कर दिया? इंक्रीज कर दिया, तो फोर्स क्या लगेगा? कम लगेगा, ठीक है, फोर्स कम लगेगा लेकिन टाइम ड्यूरेशन तो ज्यादा है ना, वो ज्यादा दूर तक जाएगा। समझे इस बात? दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट। स्मॉल फोर्स अगर आप लगाते हैं, लेकिन अजी स्मॉल फोर्स है, फोर्स ठीक है स्मॉल, लेकिन टाइम ज्यादा लगाते हैं तो बॉडी ज्यादा दूर जाएगी। लेकिन अगर लार्ज फोर्स लगा दे लेकिन कम टाइम के लिए लगा दो, बॉडी दूर नहीं जाएगी। अंडरस्टैंड? ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कहते हैं कि कैन यू रिलीज एन इन्फ्लेटेड बट अनटाइड बलून, व्हाई डज इट फ्लाई अक्रॉस द रूम? कहा जा रहा है कि आपने नोटिस किया होगा कि आपके पास एक बलून है, और से देखिए, जब आप कोई बलून ब्लो करते हैं, जब भी आप कोई बलून ब्लो करते हैं और उस बलून को आप छोड़ देते हैं तो क्या होता है? बलून इधर उधर डायरेक्शन में मूव ऑन कर रहा होता है, हर डायरेक्शन में वो चल रहा होता है। फिजिक्स क्या है? क्यों बलून हर डायरेक्शन में घूम रहा होता है? याद रखें, मुझे एक बात बताइए कि टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल बट ऑपोजिट रिएक्शन। पढ़ा है आपने? कौन सा ला है ये? अच्छा, जब आप जब आप बलून को ब्लो करते हो, व्हेन यू ब्लो द बलून, तो आप क्या करते हैं? असल में आप ब्लो कर रहे होते हैं बलून को, आप बलून के अंदर एयर को फिल कर रहे हो, यू आर डूइंग एन एक्शन। आप क्या कर रहे हो? आप एक्शन कर रहे हो, आपने तो एक्शन कर दिया। हाँ जी, अब जैसे ही आप बलून को छोड़ देते हो तो बलून तो इधर उधर डायरेक्शन में जाएगा ना। बलून के अंदर आपने एयर फिल किया, बेटा याद रखिए, आपने क्या फिल किया है? एयर फिल किया है। एयर के अंदर मॉलिक्यूल्स होते हैं कि नहीं होते? होते। You did an action on each molecule of the gas. Remember, blow के दौरान आपने each molecule के ऊपर क्या कर दिया? You did an action. आपने क्या कर दिया? Action कर दिया। जैसे ही आप उसको छोड़ोगे, हर मॉलिक्यूल रिएक्शन करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। एक मॉलिक्यूल इधर जाएगा, हाँ जी, तो बलून भी इधर जाएगा। एक मॉलिक्यूल इधर जाएगा तो बलून भी उसके पीछे उधर जाएगा। आपने देखा होगा बलून इधर उधर मल्टी डायरेक्शन में भाग रहा होता है। सही कह रहा हूँ? सो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा,
आते हैं बस क्वेश्चन जो है वो थ्योरेटिकल होते हैं, उसमें लिखने का काम इतना नहीं होता। कहते हैं कि मॉडर्न कार्स आर नॉट रिजिड बट आर डिजाइन्ड टू हैव क्रम्बल जोन्स, irregular folds that collapse upon impact. What is the advantages of the new design? बेटा आपने देखा होगा कि जो कार वगैरह बनाए जाते हैं, पहले जो कार बनाए जाते थे उसमें क्या होता था, उसके आगे जो बॉनेट कहते हैं ना, उसको फ्रंट वाली साइड को बॉनेट कहते हैं। आपके पास एक कार है इस तरीके से, सही हो गया? ये आपके पास एक कार है। आपने देखा होगा पहले जमाने में जो कार वगैरह हुआ करते थे वो आगे बॉनेट वाली साइड से बिल्कुल फ्लैट होते थे। क्या होते थे? बॉनेट वाली साइड से बिल्कुल फ्लैट होते थे, सीधे होते थे। अब यहां पर एक दीवार है, फॉर एग्जांपल वॉल है, सही हो गया? अगर ये आकर इसके साथ टकरा जाता, अगर ये इसके साथ आकर टकरा जाता तो बहुत ज्यादा फोर्स लग जाता, बहुत ज्यादा फोर्स लग जाता, जिसकी वजह से ये जो पोर्शन नजर आ रहा है ना, बॉनेट वाला पोर्शन, ये क्या हो जाता, टूट जाता या खराब हो जाता। आजकल जो कार बनाए जा रहे हैं वो ऐसे स्ट्रेट नहीं बनाए जाते। आपने देखा होगा कि वो वगैरह में, वो इवन सिविक वगैरह इन सब में होता है, वो आगे के जो उनके बॉनेट्स होते हैं ना, बम्पर वाली जो आगे जगह होती है, वो इस तरह ऊपर नीचे होती है, इर्रेगुलर फोल्ड्स होते हैं। ये जो इर्रेगुलर फोल्ड आपने बनाए हैं ना, कंधे का परिचय जुड़ी खड़ी विदा वाली जुड़ी, रीजन क्या है उसकी फिजिक्स बता रहा हूं। और से देखिए वही कार है, लेकिन हमने क्या किया, सही हो गया, यहां पर हमने कुछ इर्रेगुलर फोल्ड्स लगा दिए इस तरीके से, मतलब आगे से वो थोड़े से ऊपर नीचे होते हैं, डिजाइन वगैरह उन्होंने डाले होते हैं उसमें, वो थोड़े से ऊपर नीचे निकले हुए हैं। अब ये न्यू डिजाइन है, इसका फायदा ये है ना कि ये दीवार है हमारे पास। फायदा क्या है इसका कि ये आपके पास दीवार है, ये कार आकर जैसे ही दीवार से स्ट्राइक करेगा या हिट करेगा तो क्या होगा, पहले ये जो बाहर निकला हुआ जगह है ना, पहले ये आकर टच होगा इसके साथ, फोर्स कम लगा, फिर ये वाला पोर्शन आकर टच होगा और भी फोर्स कम लगा, फिर ये वाला पोर्शन आकर टच होगा, फिर ये वाला पोर्शन आकर टच होगा। दीवार के साथ ये गाड़ी का बोनट टच होगा, लेकिन आहिस्ता 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 टच होगा। तो अगर खराबी आएगी भी तो वो बहुत कम आएगी। ये जो पोर्शन है ना, इसके अंदर कोई डैमेज या क्रम्प वगैरह आएगा या कोई फोल्ड वगैरह आएगा, कोई खराबी आएगी तो वो बहुत कम आएगी, क्योंकि फोर्स उस पे आहिस्ता 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 फोर्स लगा है, इसीलिए ये कार सेफ रहेगी, ज्यादा खराबी इसमें नहीं आएगी। लेकिन अगर ये वाली कार होती तो ये आगे वाली कार के साथ जाकर डायरेक्ट हिट, ठीक है, तो वो सारा प्रेशर जो है पीछे गाड़ी के अंदर जो लोग बैठे हैं उन तक पहुंच जाता, समझ रहे हैं? इसीलिए हमने यहाँ पर क्रम्बल जोन लगाया है कि ये जो कार जाकर दीवार से हिट करेगा तो कार के ऊपर आहिस्ता आहिस्ता फोर्स लगेगी। पहले ये वाला पोर्शन टूटेगा, फिर ये वाला पोर्शन हल्का से टूटेगा, फिर उसके बाद ये टूटेगा, फिर ये टूटेगा। तो इतना ज्यादा जब टाइम होगा, आहिस्ता 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 फोर्स लगेगा तो पीछे वाले लोगों को, उनको आहिस्ता आहिस्ता प्रेशर लगेगा, इतना ज्यादा प्रेशर उनको फील नहीं होगा, ठीक है। तो इस केस में कार की डैमेज कम आती है न्यू डिजाइन्स में, और इस केस में कार की डैमेज जो है वो ज्यादा आती है। सही हो गया है ना? अब जरा और से देखिए, हाँ सही ना? अच्छा देखिए, कहते हैं कि क्वेश्चन नंबर इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8 है मेरे ख्याल से, यस। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा जा रहा है? कहते हैं कि
we can hit long sixer in cricket rather than if we toss a ball in ourselves. कहा जा रहा है कि आप क्रिकेट जब खेल रहे होते हो तो आप तो बड़े मजे से छक्का भी लगा सकते हो, बॉल भी बड़ा दूर चला जाता है, ठीक है, लेकिन अब मेरे हाथ में बॉल है, ठीक है, मेरे हाथ में बॉल है, मैं ऊपर इस तरह उसको, अक्सर वो क्रिकेटर खेलते होते हैं एक दूसरे के साथ इस तरह बॉल को ऊपर उछालते रहते हैं। क्रिकेट में आप लॉन्ग सिक्सर तो लगा सकते हो, चाहिए तो ये कि मेरे हाथ में बॉल है, मैं इस तरह उसको उछाल रहा हूँ, चाहिए कि मैं बॉल को इस तरह ऊपर उछालूं, बाउंड्री हो बिल्कुल 6 ग्राउंड से बाहर चला जाए, कभी ऐसा हुआ नहीं। वैसे भी कहा जा रहा है कि आप क्रिकेट में लॉन्ग सिक्सर भी लगा सकते हैं और बॉल को टॉस भी कर सकते हैं। टॉस मीन उछालना, ठीक है, अपने हाथ में रख के इस तरह उछाल रहे होते हैं, उस केस में तो 6 नहीं लगता, लेकिन क्रिकेटर जब छक्का लगाता है तो 6 लग जाता है। क्यों, आपको समझें। क्रिकेट में दो बातें पूछ रहे हैं आपसे कि क्रिकेट में आप क्रिकेट के मैच में आप 6 भी लगा सकते हो, लेकिन बॉल आपके वही बॉल होता है, छक्का लग जाता है, लेकिन वही बॉल आपके हाथ में आप उछाल रहे हो तो छक्का तो नहीं लग रहा। क्वेश्चन ये है कि क्यों। और से देखिए बेटा, इंपल्स मोमेंटम थ्योरम आप जानते हैं, F = del P = पता है ना आपको, यही होता है। बेटा मुझे ये बताइए कि इंपल्स और टाइम का आपस में क्या रिलेशन है? डायरेक्टली रिलेशन है। अच्छा, इंपल्स और फोर्स का आपस में क्या रिलेशन है? डायरेक्टली रिलेशन है। जब आप 6 लगाते हैं तो आप ज्यादा फोर्स लगाते हैं, इसीलिए मोमेंटम भी ज्यादा होता है। क्वांटिटी ऑफ मोशन, मोमेंटम को क्वांटिटी ऑफ मोशन कहते हैं, ठीक है, चेंज इन मोमेंटम ज्यादा आता है, इसलिए बॉल छक्का लग जाता है। लेकिन जब आप टॉस करते हैं, बॉल को इस तरह ऊपर नीचे उछाल रहे होते हैं, तो आप तो फोर्स कम लगा रहे हैं ना। जब आप फोर्स कम लगाते हैं तो मोमेंटम कम होता है, क्वांटिटी ऑफ मोशन कम होता है, और जब क्वांटिटी ऑफ मोशन कम होता है, इंपल्स कम प्रोड्यूस होता है, चेंज इन मोमेंटम कम आता है, इसीलिए बॉल आपके हाथ में ही रह जाता है। समझ रहे हैं आप? अच्छा, फिर कहते हैं कि क्वेश्चन नंबर 9 है, an aeroplane while traveling horizontally dropped a bomb when it was exactly above the target, the bomb missed the target, explain। क्वेश्चन में कहा जा रहा है, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि एक क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक बॉम्बर है और वो बिल्कुल अपने टारगेट के ऊपर खड़ा हुआ है। जैसे ही वो बॉम्ब ड्रॉप करता है, खड़ा, ये टारगेट है, बॉम्बर यहां पर है, जैसे ही बॉम्बर ने गिराया, बॉम्ब को चाहिए तो ये कि बॉम्ब सीधा आ जाए और बस टारगेट पे गिर जाए, ऐसा तो नहीं होता। जैसे ही बॉम्बर, ये टारगेट है, बॉम्बर यहां पर होता है, जैसे ही ये बॉम्ब को गिराएगा तो आपका क्या हाल है, बॉम्ब ऐसे आके गिरेगा? नहीं, इट मिसेस द टारगेट, ठीक है, बॉम्ब यहां से इस तरह आएगा और इस तरह यहां पर आकर गिरेगा, इट विल हिट दिस टारगेट। हालांकि टारगेट तो ये था, समझ रहे हैं आप? क्वेश्चन क्या है, इसकी फिजिक्स क्या है, और से बेटा होता कुछ यूं है कि एज द बॉम्बर ड्रॉप्स द बॉम्ब, The bomb behaves like a projectile। क्या बिहेव करता है? प्रोजेक्टाइल की तरह बिहेव करता है। और ये जो बॉम्ब है, ये क्या बिहेव करेगा? ये एक प्रोजेक्टाइल की तरह बिहेव कर रहा होगा। और हमें मालूम है कि प्रोजेक्टाइल मोशन कौन से पाथ में होती है? कर्व पाथ में। और उस कर्व पाथ को हम क्या कहते थे? ट्रेजेक्ट्री। क्या कहते थे? ट्रेजेक्ट्री कहा जाता था। सही है। तो जैसे ही वो टारगेट पे मौजूद है, उसने बॉम्ब ड्रॉप किया, डेफिनेटली ही विल मिस द टारगेट। क्यों? बॉम्ब विल परफॉर्म व्हाट? प्रोजेक्टाइल मोशन, एंड इंस्टेड ऑफ हिटिंग द टारगेट इट विल हिट सम अदर पॉइंट। अगर बॉम्बर चाहता है कि एग्जैक्टली टारगेट को हिट करे, तो क्या करना चाहिए उसे? ये टारगेट है ना, इस पॉइंट, ये टारगेट है, अब एरोप्लेन यहां पर, तो बॉम्बर को चाहिए कि वो एरोप्लेन में मौजूद हो और टारगेट तक पहुंचने से पहले ही बॉम्ब ड्रॉप कर ले।
target Talasilona Makechibam drop sheet, the automatically target by hitting. सही शो? Very good. Question number 9. ठीक है, ये था हमारे पास बॉम्बर, ठीक है, और ये था हमारे पास टारगेट। अब ये एरोप्लेन में मौजूद है और इसने इस बॉम्ब को ड्रॉप कर दिया लेकिन मिस्ड। क्या हो जाएगा इससे? मिस्ड हो जाएगा। बट क्यों मिस्ड हो जाएगा? बॉम्ब बिहेव लाइक अ प्रोजेक्टाइल मोशन। क्या बिहेव करेगा? ये एक प्रोजेक्टाइल बिहेव्स लाइक अ प्रोजेक्टाइल, ठीक है, एंड फॉलो कर्व पाथ, एंड फॉलो ट्रेजेक्टरी या कर्व पाथ दोनों कह सकते हैं। सही हो गया। एंड हेंस इज द टारगेट। अब अगर बॉम्बर चाहता है कि वो एग्जैक्टली टारगेट को हिट करे, ये आपके पास फॉर एग्जांपल टारगेट है, he should drop the bomb before reaching the target। टारगेट तक रीच करने से पहले ही उसको ड्रॉप कर देना चाहिए, सही। तो जैसे ये ड्रॉप करेगा ना बॉम्ब इस तरीके से, it will reach to the target like this। प्रोजेक्टाइल मोशन तो बिहेव हो रहा है, फॉलो हो रहा है, और ऑटोमेटिकली इट विल हिट व्हाट? इट विल हिट द टारगेट। समझ आ रही है आपको? ठीक है, अब जरा और से देखते हैं, ठीक है। सर जी जी, ये जो बम आप गिरा रहे हैं ये सर मैं नहीं गिरा रहा, बॉम्बर गिरा रहा है। ये सर लॉ ऑफ इनर्शिया फॉलो नहीं कर रहा। देखिए, लॉ ऑफ इनर्शिया somehow it's not related over here because you are dropping a bomb, a body which is behaving like a projectile. There is no concern of law of inertia over here. Basically, this body is behaving like a projectile, and we know that it follows a trajectory, and that is always in curved path. ठीक है, तो that is the far more better answer because you have discussed projectile motion in this chapter. They are asking you question regarding this. You understand? ठीक है, अच्छा. Then we are having 3 more questions, and they are much more lengthier. So I wish to do it by tomorrow. What do you think, sir? ठीक है, this is because अभी थोड़ा सा टाइम कम है, ठीक है। इंशाल्लाह बाकी जो 3 क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर के कॉन्सेप्चुअल और न्यूमेरिकल्स हैं वो इंशाल्लाह मैं आपको हेल्प करूंगा। सही हो गया? उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। आज आप मुझे देख रहे हैं मेरे चैनल के ऊपर, शहरोज अब्दुल्ला के नाम से हमारा चैनल है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइकिंग, सब्सक्राइबिंग आवर चैनल। उम्मीद करता हूँ कि हमारा चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब अगर नहीं किया होगा तो जरूर कर लेंगे और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। इसके अलावा हमारा अपना फेसबुक पेज भी है, शहरोज अब्दुल्ला हैदराबाद होम ट्यूशन सर्विस के नाम से आप टाइप कीजिए फेसबुक पेज के ऊपर, हमारे पेज को कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा अपने सर्कल के। इसके अलावा हमारा इंस्टाग्राम पेज भी है, आप इंस्टाग्राम पेज पे जाइए और टाइप कीजिए शहरोज_अब्दुल्ला, हमारी आईडी आ जाएगी। स्क्रीन पे आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर भी नजर आ रहा होगा, 0300 9793 मेरा व्हाट्सएप नंबर है। कोई भी मशवरा करना हो, कोई सजेशन देनी हो, कोई इंप्रूवमेंट की गुंजाइश आपको नजर आए, कोई कंफ्यूजन हो, कुछ पूछना हो, फील फ्री टॉक टू अस। इंशाल्लाह हम आपकी जरूर खिदमत करेंगे। अपना और अपने इर्द गिर्द का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, फी अमान अल्लाह।